चैप्टर नंबर 9, मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दो तरह की कॉस्टिंग या दो तरह के फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं इनकम स्टेटमेंट के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर लफ्ज मार्जिनल की बात करें, अगर इसको आप वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और अगर लफ्ज अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अब्जॉर्ब्ड, मतलब फुल कॉस्ट, इसको आप फुल कॉस्ट बोल सकते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती है। ये जो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है इसको आप फुल कॉस्ट भी कहते हैं, और जो हम नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल जिसे मेथड कहा जाता है, ये वो मेथड भी इसके होते हैं। नाम इसके हम बाद में देखेंगे, हम पहले इसकी बेस बनाते हैं कि ये चीज क्या है। हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट फाइंड करना है इसको, वो आपको कहेगा जी मार्जिनल से कर दें। इस दफा सवाल मार्जिनल कॉस्टिंग का आया था, पिछली दफा आया था उसने कहा जी मार्जिनल से भी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाए और अब्जॉर्प्शन से भी बनाए, उससे पहले दोनों आ गए थे। और ये कदरे आसान समझा जाता है बाकी तमाम टॉपिक से, लेकिन लास्ट टाइम उसने थोड़ा सा प्रोसेस अकाउंट, सिर्फ उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मिक्स की थी, तो आप उस चीज को प्रॉपर तसल्ली से सीख के जाया करो कि एक ही चीज है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जिसको सीखने की जरूरत है। अब अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट कुछ चीजें किस तरह से डील करेगा। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट मतलब ये वेरिएबल अप्रोच को इस्तेमाल करता है। ये क्या कहेगा? वो कहेगा कि जनाब आपके पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, वो वेरिएबल है, और जो नॉन प्रोडक्शन है ना, नॉन प्रोडक्शन, वो भी वेरिएबल है। कहता है आपने इसको प्रेफर करना, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट वाला कहता है कि भाई आपने वेरिएबल कॉस्टिंग को देखो, चाहे वो प्रोडक्शन है चाहे वो नॉन प्रोडक्शन। आप पहले इसको डील करो, बाद में फिक्स को डील करो। पहले वेरिएबल को डील करो, बाद में फिक्स को डील करो। इसका एक सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस क्या होगा कि वो कहेगा कि आपने प्रोडक्शन कॉस्ट भी वेरिएबल ले लो, नॉन प्रोडक्शन भी वेरिएबल ले लो, उसके बाद एंड पे आप प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन फिक्स्ड ले लो। ये मार्जिनल कॉस्ट वाला कहता है। मार्जिनल का लफ्जी मतलब ही वेरिएबल है, तो उसने फिर इज्जत भी किसको देनी है? वेरिएबल को। उसके बाद अगर हम अब्जॉर्प्शन की बात करें, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ये भी जर्नल है, बात बाकी सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं। सॉरी, मतलब ये कहता है कि आपने जब कॉस्टिंग लेनी है ना, हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। अब टोटल कॉस्ट के अंदर ना तकरीबन 4 चीजें समझ। टोटल कॉस्ट के अंदर कितनी चीजें? 4। एक प्रोडक्शन फिक्स्ड और वेरिएबल, नॉन प्रोडक्शन फिक्स्ड और वेरिएबल। बस मार्जिनल कॉस्टिंग इन 4 के ऊपर है। बस मार्जिनल कॉस्टिंग इन 4 चीजों के ऊपर है, फिक्स्ड, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, वेरिएबल, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन। बस ठीक होगी बात। अब अगली बात अगर मैं करूं कि
इसको अगर हम लिखकर करते हैं तो मार्जिनल जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन और कॉस्टिंग वाला कहता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कहता है पहले आप प्रोडक्शन कॉस्ट लो, प्रोडक्शन कॉस्ट लो, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स्ड है, उसके बाद आप नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लो, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स्ड है। ये भी आप लिखो बाद में सारा कुछ इसका, जब हमने सम अप करना है तो ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कह रहा है, आपने कौन से खर्चे उठाने हैं पहले, प्रोडक्शन हम कहेंगे कौन से प्रोडक्शन, कहते सारे फुल, चाहे वेरिएबल है चाहे फिक्स्ड है, और उसके बाद फिर आप नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड लिख लो जाके। और जो अब्जॉर्प्शन वाला क्या कहता है उसका भी इसी सीक्वेंस में मैं लिख देता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग वाला क्या कहता है, वो कहता है वेरिएबल पकड़ो, कहता है वेरिएबल कॉस्ट को लो, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो नॉन प्रोडक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन एक्सपेंस हो, प्रोडक्शन कॉस्ट हो, चाहे वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो। फिर उसके बाद फिक्स्ड लो, फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट लो, चाहे प्रोडक्शन है चाहे वो नॉन प्रोडक्शन है। अब जरा ध्यान से देखें, चीजों को हेर फेर किया हुआ है, इसमें भी चार चीजें ले रहा है, वो टोटल चार चीजें ले रहा है, और इसमें भी चार चीजें ले रहा है, बस सीक्वेंस चेंज है। अब्जॉर्प्शन वाला कहता है पहले प्रोडक्शन कॉस्ट, वो फिर जो कुछ बचता है बाद में लिखो, पहले सारी प्रोडक्शन कॉस्ट फिर जो बचता है बाद में। और मार्जिनल वाला क्या कहता है, कहता है मेरा नाम ही वेरिएबल है, पहले वेरिएबल सारी कॉस्ट सारी वर्क, फिर उसके बाद फिक्स्ड। तो हम इसकी फिर ना बनाते हैं, मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बनवाता हूं मार्जिनल से भी अब्जॉर्प्शन से भी, तो फिर सवाल करते हैं, खत्म हो जाएगा टॉपिक। सिर्फ इसके फॉर्मेट हैं, और फॉर्मेट के बाद कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन इसको पहले इसलिए भी पढ़ा देते हैं कि चलो ये किसी और टॉपिक के साथ जब मिक्स हो जाएगा, सारे सवाल इसके हम नहीं कर पाएंगे। जैसे इसके अंदर वेरिएंस का सवाल आएगा वो वेरिएंस टॉपिक के साथ होगा, अगर इसका प्रोसेस अकाउंट के साथ सवाल आएगा वो प्रोसेस अकाउंट के साथ होगा। फिर जिस टॉपिक के साथ जैसे जो जो सवाल आता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो सबसे पहले फिर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का लिख लें फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट ही बनानी आती है इसकी मोस्ट ऑफ द केसेस। सबसे पहले आप लिख लेना नाम, फिर जो स्टेटमेंट का नाम रिक्वायरमेंट में इस्तेमाल होगा वो लिखना। इनकम स्टेटमेंट कहता है आप भी इनकम स्टेटमेंट लिख देना, प्रॉफिट स्टेटमेंट तो आप भी प्रॉफिट स्टेटमेंट लिख देना। तो इनकम स्टेटमेंट, हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड, जहां पर हम लिख देंगे किसी जगह पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले दो कॉलम बना लेंगे, एक सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू या सेल्स। मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें डिस्काउंट और रिटर्न का चक्कर नहीं होता, बट अगर होगा तो लिख लेना, रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड का जिक्र, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हम लिखते ही नहीं है, कैश डिस्काउंट लिखते हैं उसका भी जिक्र, अगर इनके साथ आ जाए जिक्र तो आप माइनस कर दो। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक,
अगर आप चाहो तो यहां पर यूनिट या केजी का कॉलम के साथ लेकर चलो, क्योंकि हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर कि अगर यूनिट गिवन हो तो साथ लिख दिया करो, और अगर आप नहीं भी लिखोगे तो खैर है, बट वैल्यू तो लिखेंगे ना अपने स्टॉक की। इसमें प्लस करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। वर्किंग नंबर 1, प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा वर्किंग करके लेकर आने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी वर्किंग सीखेंगे, वो देखेंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। यहां पर क्या चीज आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद यहां पर एक हमने काम करना है, अगर हमारे जो फिक्स प्रोडक्शन, फिक्स की बात कर रहा हूं, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, क्या आएगी? अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन। अगर अंडर अब्जॉर्प्शन है तो बताओ कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करते हैं माइनस? कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करते हैं। अंडर अब्जॉर्प्शन है तो प्लस कर देना, ओवर अब्जॉर्प्शन है तो माइनस कर देना। और इसको दो तरीके होते हैं, एक दोनों तरीके सिखाऊंगा, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन। तो यहां पर हम लिखेंगे अगर ऐड या लेस, ऐड या लेस। अंडर अब्जॉर्प्शन है तो ऐड कर देंगे जी, और ओवर अब्जॉर्प्शन है तो माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल में से ही। और यहां पर ये अब आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसमें एक दो चीजें आपको नई देखने को मिली, बल्कि फिलहाल तो एक ही मिली। प्रोडक्शन कॉस्ट वर्किंग नंबर 1 से फाइंड करेंगे जी, और अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड। ओके की बात, बाकी सारी चीजें वही पुरानी है। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी? ग्रॉस प्रॉफिट। आप इसमें से लिखोगे लेस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नॉर्मल क्या होती है? सेलिंग एंड एडमिन, सेलिंग एंड एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड एडमिन, सेलिंग एंड, बताया जिस नाम से बताया होगा उसी नाम से लिख लेंगे। फिक्स्ड है तो वो भी लिख लेंगे, वेरिएबल है तो वो भी लिख लेंगे, और ये कर देंगे माइनस। बल्कि इसको कॉलम में लिख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखकर फिर प्लस करके आगे लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये आपकी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो पूरी होगी, लेकिन सिर्फ एक चीज रहेगी, भला क्या? वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1। अब वर्किंग नंबर 1 देखें, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये कहीं करीब करीब ही बनानी है, क्योंकि ये वर्किंग 1 वर्किंग है, ये रफ नहीं है, ये सॉल्यूशन ही है, ये रफ वर्क नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आपने क्या करना है? मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने लगे, अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड। अब ओवरहेड दो टाइप के, फिक्स्ड एंड वेरिएबल।
फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो याद रखें जब भी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें वेरिएबल कॉस्ट लेनी है या फुल कॉस्ट लेनी है? फुल कॉस्ट लेनी है। तो मटेरियल भी लेना है, लेबर भी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि ये प्रोडक्शन को अलग करता है, नॉन प्रोडक्शन को अलग करता है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी और अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर अप्लाइड और एक्चुअल दोनों गिवन है, यहां अप्लाइड ले लें। दोनों में से कोई एक गिवन है, फिर जो गिवन है वही ले ले। अगर एक्चुअल गिवन है, अप्लाइड गिवन ही नहीं है, तो फिर अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन कब आता है? जब अप्लाइड और एक्चुअल दोनों गिवन हो, क्योंकि उनको दोनों को कंपेयर करना है। नहीं समझ लगे? तो प्रोडक्शन कॉस्ट अब्जॉर्प्शन के केस में 4 कॉस्ट को प्लस करते होते हैं। पहली मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। मतलब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड लेकिन लेने अप्लाइड है। अप्लाइड कहती है इसलिए इसको अप्लाई, जो प्रोडक्शन के अंदर एब्जॉर्ब करवाने। अगर दोनों गिवन है तो अप्लाइड लेने हैं, दोनों में से एक गिवन है तो जो गिवन है फिर वही लेने। ठीक होगी बात? तो ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट यहां से फाइंड करेंगे। जो यहां पे आंसर आएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला आंसर यहां ट्रांसफर करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड से। एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड से अगर ये ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, और अगर ये कम है तो अंडर अप्लाइड। अब थोड़ा सा अगर आपने पिछला टॉपिक गौर से पढ़ने की कोशिश की है और अभी भी आपको नींद नहीं आ रही, तब आपको थोड़ी बहुत समझ लग सकती है। कैसे? अप्लाइड, आप खुद सोचो जरा, आप ये वाली जो अमाउंट है ये प्रोडक्शन की कॉस्ट के अंदर ऐड कर रहे हो, राइट? प्रोडक्शन की कॉस्ट के अंदर ऐड कर रहे हो, इसका मतलब है वो ऐड होकर इस वैल्यू में आ गया। अगर एक्चुअल खर्चा ही कम हुआ है और आप तो ज्यादा ऐड कर चुके हो, एक्चुअल खर्चा ही कम हुआ है, एक्चुअल, ये तो अप्लाइड का मतलब हो तो ये तो बजटिंग बेस के ऊपर किया हुआ है आपने। एक्चुअल खर्चा कम हुआ है, अप्लाइड ज्यादा है, इसका मतलब अब ज्यादा ऐड कर चुके ऊपर। तो फिर नीचे ओवर अब्जॉर्प्शन के नाम में से कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले अमाउंट ज्यादा ऐड हो चुकी है एक्चुअल से, और अगर कम ऐड हो चुकी होती है तो अंडर अब्जॉर्प्शन हम ऐड कर देते हैं। तो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? भला जितने एक्चुअल ओवरहेड है वही लिख रहे हैं। अब कहते हो सर फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि ऊपर एक्चुअली लिख ले? बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक स्टैंडर्ड ने बताया है कि भाई इस फॉर्मेट से आपने करना। स्टैंडर्ड तो नहीं है ये, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट हमें उन्हें देनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? ये फॉर्मेट है, बाकी वही फाइनल काउंट है। सिस्टम चेंज नहीं करना, सीक्वेंस चेंज करोगे तो फिर तो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन मिक्स हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने क्या किया? सेल्स लिखी, माइनस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। प्रोडक्शन कॉस्ट में 4 कॉस्ट ऐड करके लेकर आनी है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। फिर अगर आपका एक्चुअल ओवरहेड अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड। अब ये भी कह सकते हो एक्चुअल थोड़ा था पहले और लिख दो, एक्चुअल ज्यादा था पहले माइनस कर दो। अप्लाइड के साथ चेक देखना है, अप्लाइड को देखकर करना है तो वो कर लो, एक्चुअल को देखकर करना है वो कर लो। एक्चुअल में एक्चुअल करना है, एक्चुअल में एक्चुअली लिखना है, जो मर्जी हो जाए। डन। एक और तरीका है वो मैं कहता हूं बाद में देखेंगे, क्योंकि आज हमारा फोकस है जो हमने ज्यादातर करना। एक और तरीका है कि आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट ही ना करें। याद है ना, हमने 2 तरीके पढ़े थे। इसको कॉस्ट ऑफ नहीं, एक और तरीका भी है, कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट ही ना करें। वो कहता आप ऐसा करो, कॉस्ट आप डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लो, फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इसको प्लस माइनस कर दो। या तो कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस माइनस कर दो या ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस माइनस कर दो। ये पता होना क्यों जरूरी है? एक दफा जालिम ने क्या किया कि स्टेटमेंट बना के दे दी, कहता ये मार्जिनल की है, इससे अब्जॉर्प्शन की बनाए। मार्जिनल की उसने दे दी,
ऑब्जॉर्प्शन की फाइंड करवा ली, या ऑब्जॉर्प्शन की दे के मार्जिनल की फाइंड करवा ली, और वो फॉर्मेट पे दोनों आपको पता होने चाहिए कि ये जो अंडर या ओवर है ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल के साथ भी लिखा जा सकता है और ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे भी लिखा जा सकता है। कहां उल्टा हो जाएगा फिर? ऊपर कॉस्ट है, नीचे प्रॉफिट है, कॉस्ट में ऐड होगा तो प्रॉफिट में माइनस होगा जी, क्योंकि कॉस्ट में ऐड होगा तो प्रॉफिट में माइनस और अगर कॉस्ट में माइनस होगा हाँ, तो दोनों में से करना कोई एक ही काम है, दोनों नहीं करना। हाँ जी जमान, तेरे चेहरे के रंग उड़े उड़े लग रहे हैं। फॉर्मेट समय लगा, सिर्फ फॉर्मेट को भी देख ले। एक्चुअल से ओवरहेड का पूरा चैप्टर मार दिया है हमने, और तुझे ये नहीं पता चला कि अंडर जो ओवर अप्लाई कंपेयर कैसे करते हैं। हाँ, एक्चुअल ओवरहेड गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, अप्लाई ये हम खुद ही फाइंड करेंगे। अप्लाइड, एक्चुअल, बजटेड, वही सारा ओवरहेड वाला चैप्टर है। अप्लाइड फाइंड करके इसमें ऐड करेंगे, एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे उसको कंपेयर करेंगे, ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड। डन? नहीं नहीं, पूरा ओवरहेड नहीं होंगे। अच्छा, सारे उधर सारे ओवरहेड करते थे, अब फिक्स की बात कर रहा हूं, बस अभी फिक्स्ड है, यहां पर फिक्स्ड है। चले जी, मार्जिनल का फॉर्मेट लिखें। मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट लिख, नाम लिखना, इनकम स्टेटमेंट, जो वो कहे उसी स्टेटमेंट का नाम कॉपी करना, रिक्वायरमेंट वाली। फॉर द, यहां पर ईयर एंडेड भी होता है, यहां पर मंथ एंडेड भी होता है, यहां पर क्वार्टर एंडेड भी होता है। फॉर द ईयर एंडेड जो डेट बताई होगी। हाँ जी, सबसे पहले रुपीस, सेल्स या रेवेन्यू, नो चेंज। मार्जिनल के लिए भी वही, ऑब्जॉर्प्शन के लिए वही, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वो समझ रहे हो ना? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि मार्जिनल नाम ही वेरिएबल का है जी, तो इसमें वेरिएबल डाटा पहले कंसीडर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, वर्किंग नंबर 1, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। जो भी आंसर आएगा आप यहां पर लिख दोगे। पहले से क्या बोलेंगे? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। क्या बोलोगे? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, किरण बताओ, कंट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या पढ़ा था आपने जिंदगी में? क्यूएम में पढ़ा था ये कहीं? कंट्रीब्यूशन का फार्मूला, कंट्रीब्यूशन किससे कहते हैं? बोल रहा नहीं है, याद भूल गया। मैं वैसे जब तब पढ़ाता था ना तो थोड़ा थोड़ा बताता रहता था, इसलिए मैंने कहता था कि क्यूएम को बड़े ध्यान से पढ़ा करो, ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ ईमान, कंट्रीब्यूशन, हाँ फीफ, तब याद नहीं हुआ था। अच्छा तब नहीं याद हुआ था, और खोते हो, ये लिखा हुआ है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये लिखा हुआ है, ये काफी तो ये में लिखा हुआ है ना, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लिख दी मैंने, नेट बताया ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। तो मैंने बताया था ना, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आता है, और अगर सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो कंट्रीब्यूशन आता है। हमने दो जगह पर इसको पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, जब वो एक होता है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जी प्रॉफिट हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, इसको भी मैक्सिमम करना होता है।
और एक फिर हमने पढ़ा था जब वो ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था, उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन हमने सीखा था। तो अब देखिए ना, एक दफा ऐसे पढ़ा करो कि जब कभी जिंदगी में ये चीजें दोबारा सामने आए तो आपको इतना पता हो। तो कंट्रीब्यूशन क्या, वैसे तो यहां पर भी लिखा हुआ था, लेकिन हम जीनियस लोग हैं, चीटिंग नहीं करते। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये है बेसिकली दरमियान वाला तो वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला है ना। तो ऐसा तो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है सेल ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। क्या सारा वेरिएबल खर्चा हो गया पूरा या कुछ रहता है? ये था वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस की है। अब लेस कर देंगे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। और हमारे पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन। अब आपका सेल में से सारे वेरिएबल खर्चे माइनस हो चुके हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस भी माइनस हो चुके हैं और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी माइनस हो चुके हैं। मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो चुकी है। तो सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो आंसर आएगा उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। प्रॉफिट तो नहीं कह सकते ना, प्रॉफिट किसे कहते हैं? अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कहते हो, टोटल कॉस्ट माइनस को तो नेट प्रॉफिट कहते हो। अभी हम लिखकर भी आए, अगर आप गौर करें, यहां पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा क्योंकि सेल माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल माइनस टोटल कॉस्ट हो गई तो नेट प्रॉफिट। अब यहां पर हमने वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस किए तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, नॉन प्रोडक्शन भी माइनस कर दिए तो अब रह क्या गया, वेरिएबल हो गए पूरे। अब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें, लेस कर दें, लेस कर दें फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट भी माइनस कर दें, नॉन प्रोडक्शन भी माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। मैंने अभी लिखवाना है, टाइम नहीं देना क्योंकि ये कोई मुश्किल चीज है नहीं बोर्ड पे। जल्दी से एक नजर देखो, इसमें जो चीज, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मेट है इसका। तो अच्छा, इसमें वर्किंग वन सिखा देता हूं। वर्किंग वन, कौन सी लेने हैं? वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, खत्म। अब्जॉर्प्शन में 4 प्रोडक्शन कॉस्ट लिया करेंगे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड या फिक्स्ड अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। और जब मार्जिनल के बाहर आ गई ना तो फिक्स वाला नहीं लेंगे, उसमें 3 लेंगे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन, वेरिएबल ओनली प्रोडक्शन ओवर। ठीक है, यहां पर जो लिखा हुआ है अगर इसको पूरा पढ़े, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड नहीं, इसमें हमेशा एक्चुअल है, हमेशा एक्चुअल। सिर्फ अप्लाइड का ताल्लुक फिक्स्ड के साथ है, अप्लाइड का ताल्लुक सिर्फ फिक्स्ड के साथ। हाँ जी, सवाल यह है कि यहां पर जो आपके पास नजर आ रहा है, इसकी बात मैं बताने लगा हूं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक्चुअल लेते होते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर
फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो लेंगे वो कौन से लेंगे, एक्चुअल लेंगे, क्योंकि इसमें अप्लाइड नहीं लेना। अगर एक्चुअल नहीं गिवन तो फिर जो गिवन है वही ले लो। अगर एक्चुअल ना गिवन है ना फाइंड कर सकते हो तो फिर जो गिवन है वही ले लो। और अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो यहां पर जो हमने लेने हैं ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो लेने हैं वो एक्चुअल लेने हैं। अब फॉर्मेट की हद तक तो कहानी खत्म होगी, सवाल कर करके प्रैक्टिस कर करके ये चीजें और आपके दिमाग में आएगी कि क्या पूछने वाला है और क्या पूछने वाला नहीं है। फॉर्मेट की हद तक तो चैप्टर ही खत्म हो गया, अब सिर्फ सवाल है। थ्योरेटिकल एक आधी बात है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज कंपैरिजन में किस कौन सा ज्यादा बेस्ट है, कौन सा कम बेस्ट है, कौन सी क्या चीजें हैं। अदरवाइज फॉर्मेट की हद तक ये खत्म हो गया। जल्दी से इसके फॉर्मेट को एक दफा रिव्यू करें, और किसी एक बंदे से मैंने कोई एक फॉर्मेट लिखवाना भी है बोर्ड पे, जल्दी करें जरा। तब तक आपके लिए कोई मैं अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं। इस टॉपिक में कोई भी बंदा बुरी शक्ल नहीं बनाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा आसान है। अगर किसी को नहीं समझ लगेगा मतलब वो सोया हुआ है, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ फॉर्मेट है, वैल्यूज गिवन होगी पुट करना है। लेकिन आई आपने गेम कर दिया इस दफा, लेकिन काम बड़ा आसान था, बस आई आपने थोड़ा सा प्रोसेस कोड मिक्स कर समझी जाती है वैसे। हो गया रिवाइज। मार्कर किधर है, ये वहां से मार्कर ले आओ, यहाँ ऑफिस में पड़े। किसमें? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना उसके अंदर आपका ऊपर वो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी तो माइनस हो चुके हैं ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है सिर्फ प्रोडक्शन माइनस करने से। ठीक है, हम लाइक तैयार है, आ जाओ। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मेट लिखो जरा। सेल से स्टार्ट कर दो, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, सेल से स्टार्ट कर। टोटल कॉस्ट क्या हुआ? फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट का मतलब है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन मतलब वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये ना कि आप अब्जॉर्प्शन वाला देखना शुरू कर देना, अभी ये देखें कि वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, फिर जब आपकी बारी आएगी तो फिर वो आपका देख लेंगे सही है या गलत है।
इजी है चैप्टर। इजी वाला चैप्टर है। हाँ, थोड़ा सा इजी वाला कर लें। लेकिन ना इजी वाले पता नहीं चलता, आई कैप ना इजी वाले को मुश्किल और मुश्किल वाले को इजी बना देता है पेपर में। तो आई कैप के इख्तियार में है ये। और बस ये बात आप अपने आप पर भरोसा रखना, एक बात कंफर्म है, हर सवाल के अंदर और पूरे पेपर के अंदर पासिंग मार्जिन जरूर है। और ये कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना आता हो बिल्कुल ही। हाँ, पढ़ के एक दफा आपको अजीब लगे। हमारे टीचर बड़ी अच्छी एग्जांपल देते थे कि पहला क्वेश्चन आप लोग जब पढ़ते हो तो अपने आप को ऐसे समझो कि आप एक कमरे में, बंद कमरे में लाइट ऑफ कर दिया, उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, बट थोड़ा वेट करें, थोड़ी देर बाद आपको ऐसा ऐसा कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। फिर आपको ये लगता है, फिर आप किसी दीवार में नहीं लगेंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही मूव करेंगे तो हो सकता है आपका सर दीवार में लग जाए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल पढ़ के वेट करते हैं, थोड़ा उसको टाइम देते हैं, 10 सेकेंड, 1 मिनट, आधा मिनट, वट एवर, जो भी। मतलब पहली बात ये, इस बात पर भरोसा रखना है कि ये बात आपको समझ लग जानी है, चीजें नजर आना शुरू हो जानी है। ये मुसलसल अंधेरा नहीं है क्या पूरे पेपर में आपको समझ लगेगी, ऐसी बात है ही नहीं। अभी कल का टेस्ट आप लोगों ने दिया, हम मंडे को डिस्कस करेंगे। अब उसमें आपको पता नहीं, कुछ बच्चे तो मेरे पास आ गए कि हम जैसे टेस्ट की तैयारी करते हैं, यार ऐसा है ही नहीं। ये बिल्कुल सेम स्टोरी है, रिपीट होती रहेगी। आप हिम्मत करते रहे, सवाल पूरा करते रहे, बात ही करते। हो गया? हाँ जी, कोई गलती है? चलो आप बैठ जाओ। हाँ जी, गलती है कोई? ठीक है सारा ठीक है। चलिए, अगर ये ठीक है ना तो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक सवाल करते हैं। फिर इसी फॉर्मेट के ऊपर ही लिख देते हैं जाके। आए जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा। हाँ जी, कुछ चीजें ऐसी होती है थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती हैं। कहते हैं जी, एंटी एंटरप्राइज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21। देखिए, मार्च 21 फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फॉर द ईयर एंड लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल, कहता ओपनिंग इन्वेंट्री है 3000 यूनिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 5000 यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड 25000, यूनिट सोल्ड 23000। ये उसने हमें यूनिट्स की इंफॉर्मेशन दे दी। उसके बाद कहते हैं अदर डाटा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन, सेल प्राइस 22 रुपए, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, वेरिएबल सेलिंग एंड प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, क्योंकि हम मार्जिनल है, इसमें अप्लाइड टू का कोई चक्कर ही नहीं। एक्चुअल लेने हैं, अगर सारे गिवन है तो एक्चुअल लेने हैं, और सारे नहीं गिवन तो फिर जो गिवन है वही लेने। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, कहता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट। सवाल समझ लगा? अब हम इसको जब सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेट, और फॉर्मेट में जो जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो हम लिखते जाएंगे। हाँ जी, नाम था कुछ एनटी एंटरप्राइज, एनटी एंटरप्राइज। उसने कहा इनकम स्टेटमेंट बनाओ, या प्रॉफिट स्टेटमेंट का बोला, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं जी। फॉर द मंथ एंडेड मार्च 2000, जो भी लिखा हुआ है यहां पर हम लिखेंगे रुपीस। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, कितने यूनिट सेल हुए? 23000।
कभी कभी वो यूनिट सोल्ड नहीं देता, बस ऊपर वाला डाटा दे देता है, तो तब भी यूनिट सोल्ड फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी वो इन चारों इंफॉर्मेशन में से ना एक इंफॉर्मेशन मिस कर जाता है, तो फिर भी बाकी चौथी इंफॉर्मेशन फाइंड, क्योंकि यूनिट के केस में ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड, ये यूनिट की इक्वेशन है। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस जितने यूनिट बनाए हैं माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। चारों में से जो मिसिंग होगा फाइंड कर लिया करो। अच्छा जी, आपने 23,000 यूनिट बेचे हैं और किस रेट पे बेचे हैं? 22 रुपए के हिसाब से। 23,000 मल्टीप्लाइड बाय 22, 506 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितने यूनिट है ओपनिंग स्टॉक के? अच्छा, अब आए जरा थोड़ा सा साइड पे है। ये सारा यही वर्किंग एक छोटी सी और अच्छी वर्किंग है, बाकी बहुत आसान काम। यहां पर आपने लिखना है वर्किंग नंबर 1, यहां पर आपने लिख लेना है जनाब कि आपकी जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें तो हम लिखेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसा ही है ना, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, यहां लिख लेना यूनिट्स, यहां लिख लेना पर यूनिट रेट, और यहां लिख लेना टोटल अमाउंट। ठीक है, मटेरियल एक दफा लिखने की जरूरत है वैसे तो। आप मुझे ये बताएं, आपने कितने यूनिट बनाए? 25,000। 25,000। तो प्रोडक्शन तो 25,000 पर ही आएगी ना जी। जितने यूनिट हमने बनाए प्रोडक्शन उनकी आएगी। तो 25,000, एक यूनिट का रेट कितना है? 6 रुपए। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी लग गई? 150,000। डन। फिर है लेबर, कितने यूनिट है? 25,000। एक यूनिट पे कितने लग रहा है पैसा? 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, टोटल कितना? 87500। फिर उसके बाद है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। यूनिट कितने बनाए आपने? 25,000। रेट क्या चल रहा है? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2. कितना आ जाएगा? 625। एक बात याद रखनी है, मार्जिनल है तो 3 कॉस्ट, अब्जॉर्प्शन है तो 4 कॉस्ट। याद रहेगा, मार्जिनल है तो 3 और अब्जॉर्प्शन है तो 4, तो खत्म होगी, मार्जिनल कॉस्टिंग है। अब इसका भी टोटल कर ले, ये भी आपकी सेहत के लिए जरूरी है, और पर यूनिट का भी टोटल कर ले, ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी है ये बताता हूं अभी। अब बताएं जरा, पर यूनिट कितना आ गया? 12 रुपए। और टोटल कितना आ गया? कितना? 3 लाख। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये ना लिखें, पर यूनिट फाइंड करके उसको 25,000 से मल्टीप्लाई करके 3 लाख ही आएगा। आप ये तो किस लिए करवाया है, फुल फ्लैज एक चीजें बताता हूं, ताकि आने वाले दिनों में ना इसमें से कुछ हमें चाहिए भी होता है। आपने इसकी प्रैक्टिस करके इसमें से जो आपको हर सवाल के अंदर चाहिए होता है वो रख लेना, बाकी निकाल देना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ये डाटा चाहिए था बस, ऐसा ही है? बिल्कुल हो सकती है। हमें सिर्फ इतना डाटा चाहिए था, पर यूनिट आ जाता ना तो उसको 25,000 से मल्टीप्लाई कर, तो 25,000 से मल्टीप्लाई करके अब 12 रुपए का एक यूनिट है। अब यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट,
वर्किंग नंबर 1 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3,00,000 ठीक है। पेपर में हमने शॉर्टकट करना है, अभी पहला सवाल है तो इसलिए फुल फ्लैश बता रहा हूं। आपके पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट कितने पड़े हैं? 3,000। अब जरा एक बात बड़े प्यार से और ध्यान से सुननी है, ओपनिंग स्टॉक इस साल की परचेज है या पिछले साल की है? पिछले साल की प्रोडक्शन है। जी। अगर क्वेश्चन के अंदर पिछले साल का रेट बताया हो तो ओपनिंग स्टॉक के साथ पिछले साल का रेट मल्टीप्लाई करना, और अगर ना बताया हो तो फिर जो गिवन है वही ले लें। तो इसके साथ भी क्या करें? 12। ये बात, यही बातें हैं बस याद रखने वाली हैं और वहां पर भूलनी नहीं है। क्या बताया ओपनिंग स्टॉक के बारे में? अगर पिछले साल का प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन हो तो पिछले साल का रेट लेके, और अगर पिछले साल का स्टॉक ना गिवन हो तो जो गिवन है फिर वही ले ले। तो बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक। किससे सवाल पूछूं? क्लोजिंग स्टॉक के क्या यूनिट गिवन है? 5,000 कितने यूनिट्स हैं? 5,000। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कौन सा लो? 12 रुपए। अब यहां पर आपने फिर वही बात, अगर तो साइलेंट है तो आपने रेट लेना है तसल्ली से, सोचना है, क्योंकि जिस दिन आपको इस बात की समझ लगी कि आप कर क्या रहे हो, पेपर फेल क्या, आपको मजा भी बहुत आएगा। फेल तो हो ही नहीं सकता पेपर। आई कैप में जो लड़के पास हो रहे हैं ना, 30 to 40% समझ के साथ पास हो रहे हैं, बस उससे ज्यादा उनको भी समझ नहीं। तो अगर आप 30 to 40% समझ रख लें तो पेपर पास हो जाएगा। हम फॉर्मेटिंग याद रखकर रट्टे लगा लेते हैं। आप खुद सोचना जरा, क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास 5,000 पड़ा हुआ है, ये आउट ऑफ 25,000 होगा, राइट? जी। मैंने 25,000 यूनिट बनाए, जी। 5,000 बच्चे पड़े हैं, तो किस रेट वाला होना चाहिए? 12 रुपए वाला। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, कभी कभी कोई बाबा क्या देता है, वेटेड एवरेज फाइंड करो। अगर वो वेटेड एवरेज कह दे, अगर वो वेटेड एवरेज कह दे, इन दोनों को प्लस इन दोनों के यूनिट को प्लस डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेट आएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक को एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। FIFO मेथड होता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले वाले हैं वो देख चुके हैं, यही पढ़े हैं। साइलेंट हो या FIFO मेथड हो, प्रोडक्शन वाला रेट इस्तेमाल करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए, और अगर वेटेड एवरेज हो तो फिर एवरेज रेट पर क्लोजिंग स्टॉक के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। एवरेज क्या से लेते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल कॉस्ट, ओपनिंग और परचेज की टोटल कॉस्ट और दोनों के यूनिट्स डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। लेकिन इसमें अभी हमारा FIFO है, साइलेंट हो तो FIFO से करना है यहां पर। और ये बातें लिख लिया करो, इतने जीनियस नहीं हो कि आपको तो रात का खाया भूल जाता है कि सुबह रात को खाना क्या खाया था। लिख लिया करो ये चीजें। 5,000 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 276,000। अब मैंने अगर 5,06,000 मेरी सेल है, उसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसे बोलूंगा क्या? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 2,30,000। जी सर। डन होगी बात, यहां तक ओके है। उसके बाद फॉर्मेट जिसने लिखा है वही बता देगा। अगला क्या है? लेस वेरिएबल। हाँ, तो जो नाम गिवन होगा वही इस्तेमाल किया करो। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। भाई मेरे 10% ऑफ सेल कह रहा है, तो सेल कितनी है? 506 सेल कितनी है उसका 10% ले लो। 506 नेट कंट्रीब्यूशन। नेट कंट्रीब्यूशन 230 में से 50,600 माइनस कर 1794
क्या रह गया पीछे? फिक्स्ड डाटा रह गया, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। पहले प्रोडक्शन ओवरहेड 50,000, और फिर सेलिंग एंड एडमिन 28,000। टोटल कितना आ गया? 70 नेट प्रॉफिट 10 स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट। हाँ जी, सारी बातों को पता चला है? ये इतना मुश्किल नहीं है, अभी तो पहला पहला सवाल है, 2-4 सवाल करेंगे, ये फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। बात हाँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, वो अंदर कोई हिंट होते हैं, और वही आई कैप का ग्रे एरिया होता है। आई कैप पेपर में पूरा फॉर्मेट नहीं देखता, वो देखता है इसमें 4 चीजें मैंने अजीब डाली हैं, ये कौन किस तरह से डील कर रहा है। उन 4 चीजों से अगर वो 4 चीजें आपकी ठीक है ना, सवाल आपका जितना मर्जी खराब है, उसने आपको रिस्पेक्ट दे देनी है। तो उसके लिए फिर 2 चीजें, एक नींद पूरी करके जाना चाहिए पेपर में, और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जो रात को सारी रात पढ़ते हो, दिन को सोते हो, ये भी काम खराब होता है, क्योंकि उस वक्त आप पेपर में जब बैठे होते हो ना, तो ओरिजिनली वो आपका सोने वाला टाइम होता है, तो दिमाग सोया होता है। तो ये बात का भी एहसास करना है, पेपर से कम अज कम 1 महीना पहले आप लोगों ने फजर पढ़ के कभी नहीं सोना, और कम अज कम 2 बजे तक ये आपने अपनी रूटीन बनानी है। फजर पढ़ के आपने जोहर की नमाज के दरमियान सोना ही नहीं है, उस वक्त आपका पीक टाइम हो और आपका दिमाग आग लगाने वाला हो, मतलब पॉजिटिव वाला आग लगाना, ये नहीं कि वो आग लगाने वाले के काबिल है, ऐसा नहीं कह। अच्छा, अब मैंने गलती से अगली क्लास भी रख लिया। चलो फिर ऐसा है कि आपने एक जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, वो आपने प्रैक्टिस करके आने। एक यहां से ये पॉइंट नंबर 2 की थोड़ा सा देखना है कि क्या लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर क्या है। जो कुछ समझ लग जाए अच्छी बात है, ना समझ लगे तो फिर कल आकर मुझे बताना, मैं पूछूंगा इससे। फॉर्मेट दोनों एग्जांपल नंबर 1 भी करनी है, ये कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का तरीका सिखाया है, उसे पता चल गया कि आप भूल गए हो। एग्जांपल नंबर 2 दोबारा करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 चले अभी रहने दें इसको, परेशान ना हो जाना कि आसान टॉपिक मुश्किल क्यों बन गया। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में ये थोड़ा सा पढ़ के आना है, और यहां से नाम निकाल के आना है कि क्या क्या नाम इसे और कह सकते हैं, ये मैं आपसे कल पूछ लूंगा। अच्छा, ये देखना है कि आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ अब्जॉर्प्शन और इन फेवर ऑफ मार्जिनल, ये भी एक नजर आपने पढ़ना है कि अब्जॉर्प्शन क्यों और मार्जिनल क्यों। इसको मैं डिस्कस भी कर दूंगा। ये वैसे चाहता हूं कि एक दफा आप थोड़ा सा इसको देख कर आए। ये टेबल भी पढ़ना है, ये वही चीजें लिखी हुई जहां हमने कर, इसका फॉर्मेट आ गया, और ये सवाल आपने करके आना एग्जांपल नंबर 4। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जरिए करना है, गलत हो जाए सही हो जाए इसमें चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ करके आना है सवाल। 1 से लेकर 4 तक ये छोड़ देना, एग्जांपल 3 फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि वो 2 टाइम के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है, तो एक दफा पढ़ा दूंगा तो फिर कर, ठीक है, ओके जी।